दर्शकों में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका हमराज आरजे अभिनव और शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका नाम है पूर्व व्रत। अदालत में आज बड़ी भीड़ है। अखबारों में इसकी खूब चर्चा है। मामला ये है कि प्रशांत का कहना है कि शांति उसकी विवाहिता है और शांति का दावा है कि ये सब उसके पिता से पैसा ऐंठने का उपाय है। उसने अखबार में ये छपा करके मेरा विवाह उससे हुआ है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। दावा शांति की ओर से है। प्रशांत के साथ दूसरा अभियुक्त अखबार का संपादक है जिसने एक खबर छापी है। संपादक ने कहा है कि प्रशांत ने खुद उसकी रिपोर्ट दी थी। प्रशांत को मैं 3 वर्ष से जानता हूँ। कोई वजह नहीं कि मैं उसकी रिपोर्ट झूठ समझता। वो मोतबर आदमी है, ग्रेजुएट है और मेरे अखबार में अक्सर लिखाएँ कविताएँ लिखता है। मैं निजी बातें अक्सर नहीं छापता, लेकिन मुझे बताया गया कि लड़की के पिता जबरन उसकी शादी करना चाहते हैं, जो कि अब नामुमनासिब है और नामुमकिन है। ऐसे अनिति को रोकने के लिए अखबार ना हो तो क्या हो, इस ख्याल से मैंने खबर छापी थी। उस वक्त मैं ऐसा करना सही और मुनासिब समझता था, लेकिन अगर वो बात गलत है और मुद्दे को सदमा पहुंचा है तो मुझे उस पर अफसोस है। प्रशांत ने अदालत में पत्र पेश किए। कहा कि मैं अध्यापक हूँ, मेरी संस्था थी और उसमें ये पढ़ने आया करती थी। पढ़ने से अधिक पढ़ाने आया करती थी। नहीं, वेतन नहीं लेती थी, फीस हाँ देती थी। उसका मुझसे प्रेम हुआ। शांति ने इस स्थान पर अपने स्थान से कुछ कहा जिसे ठीक उस तरह नहीं सुना जा सका। उस पर प्रशांत कुछ उत्तर देने को था, लेकिन अदालत ने सबको चुप किया और प्रशांत को अपना बयान जारी रखने को कहा। प्रशांत ने कहा, मैं प्रेम के लिए अपने को दोष नहीं दे सकता। उसका कहना कठिन है कि मेरी अवस्था 35 वर्ष है, पत्नी है, 12 वर्ष की एक कन्या है। अदालत में जो पत्र है लड़की ने स्वयं लिखे। पूछा गया उनसे, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? प्रेम नहीं, विवाह साबित करना है। उत्तर में उसने कहा, उन पत्रों से मेरे प्रति उसकी भावना का पता चल सकता है। आगे प्रशांत ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, प्रेम एक छल हो सकता है। मैं इतना युवक नहीं हूँ कि इस बात को ना समझूं, फिर भी मैं उसका निरादर नहीं कर सकता। मेरा विवाहित जीवन सुंदर नहीं है। आरंभ शायद हमें सहानुभूति से हुआ। मैंने अपनी घर की हालत बतलाई, अपने स्वप्न बतलाए। मैंने कहा कि मुझको समझने वाला जीवन संगी कोई होता तो मैं कितनी न उन्नति करता। सहानुभूति की मांग जीवन में स्वाभाविक है। युवावस्था में सहानुभूति सुलभ भी है, वही शायद साधन होकर प्रेम में परिणत हो गई। पत्रों में आप देख सकते हैं कि प्रेम के स्थायी होने की शपथें हैं। मैंने सुझाया कि प्रेम स्वयं पवित्र है, पर विवाह से ये व्रत हो जाता है। वो विवाह के लिए भी राजी हुई, लेकिन उसने कहा कि माता पिता इसमें साथ नहीं देंगे। क्या हमें प्रेम ही काफ़ी नहीं है? और मन में तब वो माता पिता और समाज से डर रही थी। मैंने कहा कि भय उचित नहीं है और विवाह होना जरूरी है। मैं विवाह को अंतिम तो नहीं मानता, पर मन की रोकथाम के लिए एक मर्यादा अच्छी है। व्यवस्था में भी इससे सुविधा होता है। नहीं, यह गलत है कि मेरी निगाह इसके पिता के पैसे पर थी। समझौते के लिए उनकी ओर से पैसे की बात एक से अधिक बार आई है। मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। खैर, मैं इस बात पर राजी हुआ कि विवाह विधिवत हो। हम लोग एकांत भगवान को साक्षी कर एक दूसरे का हाथ थाम लें, वैसा ही हुआ। अब हम सम्मिलित रहने का उपाय सोच रहे थे, लेकिन अचानक ये मामला आ गया। मेरा विश्वास है कि लड़की अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही है, सब माता पिता के दबाव से किया जा रहा है। उसे इसके लिए मारा पीटा तक गया है। मैं मानता हूँ कि अगर वो अपने मन की बात कह सके तो आप आएंगे और आप पाएंगे कि मैंने अपने बयान में कोई प्रत्युक्ति नहीं की है। प्रशांत के बयान के बीच बीच में लोग ताना कसते और हंसते थे और इस तगासे के वकील की जगह में प्रशांत झेप कर लाल पड़ाया। उसमें इस तरह के भी सवाल थे जैसे, क्या तुम अपने को खूबसूरत नौजवान समझते हो? क्या अमुक जगह से तुम्हें, वगैरह वगैरह इत्यादि। इसके बाद सफाई के वकील ने शांति से पूछताछ की। उसने जो जवाब में कहा ये है, मैं अभियुक्त को 1 बरस से जानती हूँ। मेरी एक सहेली ने इसके स्कूल का पता दिया था। हाँ, ये मेरे हैं, ये प्रेम पत्र नहीं है। प्रेम इनके लिए मुझ में नहीं हो सकता। जो विवाह कर एक से मुंह मोड़ लेता है वो दूसरी से प्रेम निभाएगा, इसका विश्वास नहीं है। मैं बात शुरू से जानती थी, इनकी संस्था में पढ़ती थी, इससे इन्हें नाखुश नहीं कर सकती थी, इसलिए ये पत्र लिखे गए हैं। सिरे से ही ये जब ये पत्र बनावटी हैं तो उनमें खूब बड़ी चढ़ी भाषा लिखी गई हो तो इसमें अचरज क्या है? विवाह की बात सरासर झूठ है। वो इसी से जाहिर है कि मैंने विवाह की हर विधि से इन्हें विमुख किया। भगवान की साक्षी में आपस में हाथ पकड़ने की बात भी उनकी बहलाने को हुई है। मुझे परीक्षा पास करनी थी, मेरा अब इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं इनसे नफरत करती हूँ। प्रशांत ने अपनी जगह से चिल्लाकर कहा, शांति, नफरत करती हो? इस पर कमरे में कुछ गड़बड़ी मची और अदालत ने व्यवस्था स्थापित की। शांति ने बिना उस ओर ध्यान दिए कहना जारी रखा कि नफरत करना अच्छा नहीं है। ये मेरे मास्टर हैं, मैं समझती थी कि ये दुखी हैं।
कुछ अपने स्वार्थ से और कुछ दया से मैं इनका मन रखती रही, पर नहीं जानती थी कि ये इतने धूर्त निकलेंगे। धूर्त शब्द पर सफाई के वकील ने आपत्ति की और एक दस्तावेज सामने किया। काम मेरा वकील इस बात को कुछ हद तक नहीं रहना चाहता था, यही उसकी नेक नीयति का सबूत है, लेकिन जैसा कि इस दस्तावेज से जाहिर होता है कि शादी गवाहों के सामने बाकायदा की गई थी, वकील दस्तावेज को जानबूझकर इसलिए पीछे रखना चाहता था कि मुद्दई को सदमा ना पहुंचे और बिना इसकी जरूरत पड़े वो सब कबूल कर ले। धूर्त शब्द वापस लिया जाना चाहिए। शांति ने कहा, दस्तावेज आ गया है, तब तो मैं धूर्त शब्द को और भी वापस नहीं ले सकती। ये काम धूर्त ही कर सकते हैं। लोगों ने इस बात में बहुत दिलचस्पी ली, यहाँ तक कि शोर मचाया। अदालत ने शांति स्थापित की। अनंतर उस दस्तावेज को लेकर शांति से जिरह की गई। जिरह में शांति हटती सी मालूम हुई। उसने पहले कहा कि उसके दस्तखत बनावटी हैं, फिर कहा हो सकता है किसी कोरे कागज पर उसने दस्तखत किए हों, लेकिन पंडित के हाथ शादी होने की बात सच नहीं है। फिर मन नहीं तो वो शादी क्या। ये ढूंढता है कि दस्तावेज सामने लाते हैं। इन्होंने वायदा किया था कि कभी इसका इस्तेमाल ना होगा, कभी ये किसी पर ना दिखाया जाएगा। दस्तखत हाँ मेरे हैं, लेकिन ये आदमी कमीना है। शांति इधर उधर की कहने लगी थी। उस प्रलाप से साफ था कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर उसके हैं और कागज से प्रमाणित था कि विधिवत पंडित ने 2 साक्षियों के समक्ष इनका विवाह कराया है। शांति ने कहा कि दस्तखत होने पर भी दस्तावेज झूठे हैं और मैं हरगिज इनके साथ नहीं रह सकती। सफाई के वकील ने अपना सारा जोर दस्तावेज पर डाल दिया और उसके सिलसिले में गवाहियों के लिए केस को अगली तारीख दी गई। अदालत उठते समय शांति अस्थिर थी और प्रशांत का मुंह नीचे झुका हुआ था। वो किसी और नहीं देख रहा था। शांति अब मानो पैरे में रहती थी। प्रशांत ने बहुत चेष्टा की, पर शांति से मिलना संभव न हुआ, न संदेश भेजा जा सका। बाहर लोगों में इसकी चर्चा थी और पिता बहुत परेशान थे। प्रशांत को समझाने या दबाने से सब प्रयत्न निष्फल जा चुके थे। अब वो भी सोच बैठे थे कि इज्जत तो गई ही, तो बात को बीच में ना छोड़ेंगे। राह न मिलने पर शांति को वो 2-1 बार पीट पी चुके थे। स्थानीय पत्रों की सहानुभूति शांति की ओर थी, पर बात का जब जाहिर होना उन्हें खलता था। तो भी उन्हें विचार होता था कि शायद इस प्रकार की खयाती भय से ही लड़की के भविष्य का कोई मार्ग निकल आए। ऐसे ही समय एक सार्वजनिक पत्र के संपादक उनके पास आए। उन्होंने कहा कि वो उनकी कन्या की दृढ़ता से प्रभावित है और उसे स्वयं मिलकर वातावरण को साफ करने में मदद देना चाहते हैं। बहुत समझाया तो पिता मुलाकात के लिए राजी हो गए। शांति विस्मय में हो आई जब देखा कि संपादक के नाम पर प्रशांत के मित्र देवचंद्र उसके सामने उपस्थित है, पर इसका आभास उसने किसी को नहीं दिया। आप 15 मिनट ही चाहते हैं ना, पिता ने ये पूछा। वो कहकर वहां से हट गए। देवचंद्र ने कहा, शांति तुम्हारे मन की बात पूछने प्रशांत ने मुझे भेजा है। शांति ने कहा, वो मेरी सवारी काफी कर चुके, अभी और बाकी है। देवचंद्र ने कहा, शांति उसने क्या किया है? नहीं, सब मैंने ही किया है। अब तुम क्या चाहती हो शांति? प्रशांत ने तुम्हारे मन की बात जानने के लिए मुझे भेजा है, वही वो करेगा। मुझे क्या, आप कहीं जीती रहने लायक उन्होंने छोड़ा है? उनको इतना शर्म नहीं कि मैं दावा कर रही हूँ तो चुप ही रहें? देवचंद ने कहा, तुम चाहती हो कि दोषी बनकर वो चुपचाप जेल चला जाए? वो आप तो अदालत नहीं आया, घसीटा गया है, तो सफाई भी ना दे। शांति, मेरे लिए वे जेल नहीं जा सकते। देवचंद ने विस्मय से कहा, उसे जेल भेजकर तुम क्या पाओगे? शांति ने कहा, तब सुविधा होगा और मेरे पिता मेरी शादी कर सकेंगे। बाहर रहकर वो ये ना करने देंगे। क्या कह रही हो शांति? क्या तुम यही चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ कि जो होनहार हो वो मुझ पर से हो जाए। वो क्या इतना नहीं समझ सकते? मैंने पहले भी उन्हें समझाना चाहा, नहीं समझे तो अब अदालत की नौबत आ गई है। मैं अपने वश की नहीं हूँ। नारी धर्म में स्वतंत्र कुछ नहीं होता। पिता जब तक पति को सौंपे कन्या, तब तक उसकी सुनते हो, कुछ और नहीं हो सकता। इससे अब यही है कि मेरी खैर चाहते हैं तो वो जेल चले जाएं। शांति, लेकिन इसके साथ एक और बेगुनाह आदमी। शांति ने कहा, उसका कुछ ना बिगड़ेगा। देवचंद्र ने घड़ी की ओर देखा, समय जा रहा था। उसने जेब में हाथ डाला, पर शांति की आंखों में इंकार का इशारा देखकर वो हाथ उसने खींच लिए। वो समझता था कहीं अदृश्य से 2 आंखें उन्हें देख रही हैं। उसने धीरे से कहा, देखो, मैं मित्र की ओर से अंतिम बार तुमसे कह रहा हूँ, वो तुम्हें साफ साफ ना कहूँ तब तक नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना उसे सब सुना है। दूसरी बात ये कि तुम जो कहोगी वो करेगा। तुम कह दो कि मन से उसे नहीं चाहती हो, दूसरा विवाह चाहती हो, तो वो आपत्ति ना करेगा। वो जो कुछ कर रहा है इस विश्वास पर कि तुम्हारा मन उसी की तरफ है। माता पिता के दबाव से जाहिर में फिर कुछ भी करो। अगर ऐसा नहीं तो कहने भर की देर है कि शांति, मन की बात वृथा है। उन्हें कह देना कि मन पर दावा नहीं होता और मेरी मान है तो अदालत की सजा ले लें और जाकर जेल में बैठें। देवचंद ने कहा, एक यही उपाय है?
नहीं, दूसरा भी है, वो ये कि साबित कर दें कि मैं उनकी हूँ, अदालत के जोर से माँ बाप से मुझे छीन ले जाएं। पहला सज्जन का है, दूसरा दुर्जन का। अब वो अपनी ओर देख कर चुन लें। देवचंद्र ने कहा, शांति तुम जानती हो कि तुम्हारा संबंध, शांति ने बीच में ही कहा, उसी संबंध के बल पर ना उन्होंने मुझे व्यभिचारिणी प्रसिद्ध कर छोड़ा। मुझे मंजूर है, मेरी कुछ इज्जत बची है कि मैं कहीं रह सकूं। तुम्हारे मित्र को तो शर्म तो आई नहीं कि पत्र अदालत में पढ़वाते हैं। मेरी मानो तो उन्हें कह देना, मेरा होना था सो हो गया, पर भला चाहे तो दंड से बचे नहीं। देवचंद्र ने कहा, शांति अन्याय ना करो, उसके दुख को तो तुम नहीं जानती। दुनिया उसके नाम को थूकती है, रोजी उसकी गई, अपने पराये हो गए, माँ तक ने छोड़ दिया, पत्नी तो उसकी थी कब, एक इसी आशा का उसे सहारा था कि तुम उसे मानती हो, पर जो तुम भी नहीं मानती तो उसके लिए अब सब खत्म है। कहानी का अगला भाग जल्दी लेकर आता हूँ आप लोगों के पास कल दास्तान गोई में। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर।